वेलकम एवरीवन। तो बात करते हैं इस 14 के बारे में। देखो, अमालगमेशन चैप्टर के अंदर हमने अकाउंटिंग पूरी पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो एस 14 है, इसके अंदर सिर्फ वही पॉइंट बात करेंगे, उन पे ही बात करेंगे जो अकाउंटिंग में डिस्कस नहीं हुए हैं। मतलब हार्डली ये 10 से 15 मिनट लगेगा ये इसमें। बाकी जो है पूरा का पूरा अकाउंटिंग के अंदर हमने जो पढ़ा है वो वैसा ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और रिवीजन के वक्त ये दोनों साथ में ले लेंगे ताकि आपको पूरा साथ में समझ आ जाए कि एस 14 ने क्या क्या बातें की और उसके अलावा एडिशनल हमने इसके एक्स्ट्रा क्या पढ़ी। तो हम पहले उसमें जब रिवीजन के टाइम हम देख लेंगे कि एस 14 के हिसाब से, फिर पूरी अकाउंटिंग वगैरह देख लेंगे और फिर उसके अलावा एडिशनल जो अकाउंटिंग वगैरह जो हम खुद से करते हैं, जो एस 14 नहीं बताता है, वो हम बाद में कह देंगे भाई ये एस 14 नहीं, ये दूसरी जगह से। बाकी अकाउंटिंग के अलावा इन्होंने कुछ और थोड़ी बातें की, जो बातें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एस 14 पे। एस 14 डील्स विद द अकाउंटिंग टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इन द केस ऑफ अमालगमेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिजल्टेंट गुडविल और रिजर्व। यहाँ पर दो बातें बताई उन्होंने। कहा कि हम एक तो क्या करेंगे, ट्रांसफरी कंपनी की बुक के अंदर अकाउंटिंग कैसी होगी ये बताएंगे, और एक उस ट्रांसफरी कंपनी में गुडविल और रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसा होगा। एन अमालगमेशन में बी आइदर इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, या तो मर्जर हो सकता है या परचेज हो सकता है। द स्टैंडर्ड स्पेसिफिक द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द अमालगमेशन टू बी कंसिडर्ड एज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और परचेज। वो कह रहा है मर्जर और परचेज के लिए इसने स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है, जो हमें एक तो ये कंडीशन पढ़नी है, 5 कंडीशन जो है मर्जर के लिए वो पढ़नी। उसके अलावा इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा वो पढ़ना है। बाकी गुडविल और कैपिटल रिजर्व किस तरीके से क्रिएट होते हैं वो सारा हम अकाउंटिंग में देख चुके हैं। एन अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर इज अकाउंटेड फॉर एज पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड इन द नेचर ऑफ परचेज इट इज डेल्ड अंडर परचेज मेथड। वो कह रहा है मर्जर में हम क्या करते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज़ करते हैं और परचेज में परचेज मेथड यूज़ करते हैं। अब इस वजह से इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मैं बातें बताऊँ वो आपको बोर ही करेगी, ज़्यादा टाइम समझाएगी नहीं। तो इस वजह से हम वही चीज़ें देखेंगे, क्योंकि जो पढ़ रखा है वही अगर मैं वापस रिवाइज करवाऊँगा तो फिर आप बोर होगे। उससे अच्छा है अकाउंटिंग जो वो अमालगमेशन वाले चैप्टर में कवर कर रखी, यहाँ हम उसके अलावा जो कुछ 1-2 पॉइंट है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। द स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर बोथ द टाइप ऑफ amalgamation in the first financial statement. We will discuss the other amalgamation aspect in detail and subsequent paragraph in this unit. ठीक है। AS 14 does not deal with case of acquisition। यहाँ पर ये कह रहा है कि acquisition पे हम बात नहीं करेंगे, वैसे amalgamation acquisition भी कवर ही है। The difference between the amalgamation is that the acquired company is not dissolved and its separate entity continue to exist। यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसफरर कंपनी मतलब वो भी कंटिन्यू होगी। अभी उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना अकाउंटिंग फ़र्क पड़ता है ना यहाँ फ़र्क पड़ता है। डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स इन स्टैंडर्ड अमालगमेशन का मतलब क्या, अमालगमेशन का मतलब दो कंपनियों का मिलना और बस साथ में बिजनेस करना। वो कह रहे हैं अमालगमेशन इंक्लूड मर्जर, और इसमें मर्जर भी इंक्लूड है। ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी जो सेल हो रही है वो कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रही है। टाइप्स ऑफ अमालगमेशन हमने देख रखा है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज मेथड। अब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब लगता है, कब हम मानते हैं कि जो अमालगमेशन वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट से हुआ, उसके लिए 5 कंडीशन है। और कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन 5 कंडीशन के बारे में पूछ लेता है कि भाई वो 5 कंडीशन बताइए जिसमें ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगी, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है, वो पता करने के लिए। तो ये 5 कंडीशन देख लेते हैं। पहला है ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम आफ्टर अमालगमेशन द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, कि सारी एसेट और लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑल एंड एसेट एंड लाइबिलिटी जो वो ट्रांसफ़र हो जाए। अपन शॉर्ट में लिखने के लिए ऑल एसेट और ऑल लाइबिलिटी जो वो क्या हो, ट्रांसफ़र हो। सेकेंड कंडीशन क्या है, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी अदर देन इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड देयर इन इमीडिएटली बिफोर द अमालगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इट्स सब्सिडरी और देयर नॉमिनीज। मतलब क्या हो, वो कह रहा है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके जो इक्विटी शेयर है, ट्रांसफरर कंपनी के जो इक्विटी शेयर है, इसके 90% जो होल्डर है, मतलब 90% जो इक्विटी शेयर है, बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्चू ऑफ अमालगमेशन। इसके जो इस कंपनी है, जो ट्रांसफरर कंपनी है, यहाँ लिख देते हैं, जो ट्रांसफरर कंपनी है इसके 90% इक्विटी शेयर होल्डर
ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ट्रांसफरी कंपनी में जितने भी इक्विटी शेयर हैं उनके जो 90% शेयर जो होल्ड करते हैं वो आके क्या करें, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर है जो एक्वायर कर ले परचेज कंसिडरेशन में। फिर उन्होंने एक कंडीशन दी है, अदर देन द इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड देयर इन इमीडिएटली बिफोर अमालगमेशन बाय ट्रांसफरी कंपनी और इट्स सब्सिडी और देयर नॉमिनी। लेकिन ये कैलकुलेशन करते वक्त पहले से जो होल्डिंग कंपनी या जो ट्रांसफरी कंपनी या उसकी जो सब्सिडरी है उनके द्वारा जितने शेयर पहले से उन्होंने ले रखे वो कंसिडर नहीं करेंगे। किस तरीके से समझिएगा, सपोज ये ट्रांसफरर कंपनी है, ठीक है, और इसके 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर 10,000, इक्विटी शेयर कितने 10,000, तो 9,000 से जो शेयर के जो शेयर होल्डर है वो क्या हो जाना चाहिए, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन अगर इनमें से सपोज क्या थे 2,000 जो शेयर थे वो पहले से ही क्या थे, ट्रांसफरी के पास ही थे। वो किसके पास थे, पहले ही ट्रांसफरी के पास ही थे 2,000 शेयर जो पहले से ही। अब अमालगमेशन के लिए, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा, ये जो बाकी बचे 8,000 उसके 90% जो है वो क्या होने चाहिए, शेयर होल्डर जो है वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर। समझ पा रहे हो? तो ट्रांसफरर कंपनी के जितने इक्विटी शेयर होल्डर है, जितने इक्विटी शेयर है उनके 90% जो इक्विटी शेयर जिन्होंने होल्ड कर रखे हैं वो क्या हो जाने चाहिए, ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनने चाहिए। मतलब वो परचेज कंसिडरेशन के रूप में इक्विटी शेयर लेके इनके पास आ जाने चाहिए। अगर उन्होंने कुछ पहले से होल्ड कर रखा है ट्रांसफरी कंपनी ने तो उतना हटा दीजिए, बाकी जो बचते हैं उनका 90% है जो यहाँ आ जाना चाहिए। देखो अल्टीमेटली आप समझिएगा, यहाँ पर्पज समझिएगा, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर का मतलब क्या है। मर्जर मतलब हमने जब बात की थी, कहाँ बात की थी इसकी, ईपीएस के अंदर, S20 के अंदर ईपीएस के अंदर बात की थी हमने। वहाँ एक लिखा था दोनों भाई थे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए, तो ये वैसा है। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर का मतलब एक किसी को दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, दोनों मिलना चाहते हैं और आगे मिल के बिज़नेस करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा अगर दोनों मिल के बिज़नेस करना चाहते हैं इस केस के अंदर तो क्या हो गया, जो मालिक पुराने हैं वो क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर दोनों मिल के बिज़नेस करना चाहते हैं, ये बता रहे हो, तो उस केस के अंदर जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर होल्डर क्या बन जाने चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात? ठीक है। अल्टीमेटली जो यहाँ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और परचेज जो है ना, वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर जो है वो क्या है, एक तरीके से साथ में आ रहे हैं, कोई किसी को एक्वायर नहीं कर रहा है, कोई किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वहाँ सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। अगर आपको जीवन के अंदर कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका आगे लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है, या कोई भी रिलेशनशिप आपको, चाहे मदर फादर के साथ, चाहे ब्रदर सिस्टर के साथ, या किसी के भी साथ, अगर आपका रिलेशन को लॉन्ग टर्म बनाना है तो हमेशा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर कीजिएगा। मतलब किसी रिलेशन में आप डोमिनेट करो या कोई आप पे डोमिनेट करे, ये दोनों ही सिचुएशन आगे जाके क्या करने वाली, ख़राब करने वाली। हमेशा बस दोनों साथ आ जाओ, चाहे वो फ्रेंड है तो फ्रेंड के अंदर भी, उस केस के अंदर भी बस भाई ना मैं तुम पर मैं तुम्हें डोमिनेट करूँगा, ना तुम मुझे डोमिनेट करो। हर रिलेशन जो है वो अगर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होगा तो वो लंबा सर्वाइव करेगा। अगर एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, आज के टाइम में क्या हो चुका है, रिलेशनशिप का मतलब कह दो या लव वर्ड का यूज़ कर दो तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़के और लड़की से ही जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी रिलेशन हो, उस रिलेशन को अगर लॉन्ग टर्म में चलाना है तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो तो वो लंबा चलेगा। समझ पा रहे हो? तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर जो है वो क्या होते हैं, दोनों साथ आते हैं ताकि बिजनेस कर सके साथ में। समझ पा रहे हो? तो ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, द कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी हु एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी होली
बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट दैट कैश में बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शन शेयर। अब अल्टीमेटली जो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन है वो मिल के एक कंडीशन बनती है, लेकिन उन्होंने दो कंडीशन कही है। एक तो उन्होंने क्या कहा, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो 90% क्या होना चाहिए, ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनने चाहिए। और फिर थर्ड कंडीशन में क्या कहा, जो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर के रूप में होना चाहिए। तो इक्विटी शेयर के रूप में पेमेंट होगा तभी वो ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर में पेमेंट करना है, एक्सेप्ट कि फ्रैक्शन के लिए आप चाहो तो उसको कैश दे सकते हो। फोर्थ कंडीशन, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन, और उसका बिजनेस जो वो क्या होना चाहिए, हमारा इच्छा है कि हम उसे क्या करेंगे, कैरी करेंगे। आफ्टर द अमालगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी उसको कंटिन्यू करेगी। नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि जो बुक वैल्यू जो ट्रांसफरर कंपनी की बुक में थी वो सेम एज इट इज़ क्या की जाए, कैरी की जाए किसके अंदर, ट्रांसफरी कंपनी के अंदर। जो हमने अकाउंटिंग वक्त भी पढ़ा था कि भाई बुक वैल्यू के ऊपर हम एसेट है जो लेते हैं, अगर परचेज मेथड होता है तो हम अग्रीड वैल्यू पे जितनी भी वैल्यू पे हम लेना चाहे उतने पे ले सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम किस पे लेंगे, बुक वैल्यू पे लेंगे। लेकिन अगर जैसे कई बार वैल्यूशन जो वो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाता है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी वजह से चेंज करना पड़ जाता है। जैसे ट्रांसफरी कंपनी फीफो मेथड फॉलो करती है और ट्रांसफरर कंपनी लीफो मेथड फॉलो करती है, तो उस केस के अंदर स्टॉक का वैल्यूशन जो वो चेंज करवा के, क्योंकि अब एक ही कंपनी में दो अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं रख सकते, तो वो नए वाली अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से वैल्यूशन करवा के भी ला सकते हैं। बाकी नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो वैल्यू थी वो सेम वैल्यू जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी। क्लियर है। तो ये 5 कंडीशन है और ये पांचों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है वो इन पांचों कंडीशन पे पूछा है कि भाई कब जो है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर माना जाएगा। क्लियर। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, अगर अमालगमेशन ऑफ नेचर ऑफ मर्जर की एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। बाकी इसकी अकाउंटिंग जो वो हम पूरी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। और एक बार फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री तक एक बार वापस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग में कहना क्या चाहते हैं। देखो वैसे पूरी बात वहाँ कर रखी, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इन क्रक्स बता देता हूँ। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर जो है वो क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, परचेज कंसिडरेशन से दोनों जगह सेम होगा। बात करते हैं सेकंड एंट्री की, तो अगर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होगा तो वहाँ क्या होगा, सन्ड्री एसेट लेंगे कितने पे लेंगे, बुक वैल्यू। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने से लेंगे, बुक वैल्यू। और टू स्टैट्यूटरी रिजर्व सेकंड एंट्री में लेंगे कंपलसरी, बुक वैल्यू। टू बिजनेस परचेज लेंगे जितने का परचेज कंसिडरेशन, यह तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यह तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालें। अब अगर टू साइड कम पड़ रहा है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफरर कंपनी की बुक के अंदर जितने फ्री रिजर्व उतने फ्री रिजर्व हम क्या करेंगे, लेंगे। क्लियर है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी बुक से उठा के लेंगे, मतलब उतने तक का फ्री रिजर्व हम क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज हमें ज़रूरत थी 30 की और उसकी बुक के अंदर फ्री रिजर्व 20 के ही थे, तो ये यहाँ पर कहा गया है कि जो परचेजिंग कंपनी है वो 20 तक का ही फ्री रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। उससे एक्स्ट्रा जो है वो क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। यहीं पर अगर हमने बाय साइड अपनी कम पड़ रही है तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, परचेजिंग कंपनी अपने जो फ्री रिजर्व, अपना जो P&L है उससे क्या करेगा, अमाउंट है जो एडजस्ट करके कम करेगा। समझ पा रहे हो। अगर बाय साइड कम पड़ रहा है मतलब आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो मतलब आप लॉस है, तो लॉस जो है वो अपना प्रॉफिट से एडजस्ट करेगा। अगर कम पेमेंट कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट है, तो हम फ्री रिजर्व कितना क्रिएट कर सकते हैं, जितना ट्रांसफरर की बुक में फ्री रिजर्व था उतने तक का फ्री रिजर्व ला सकते हैं, और बाकी का कैपिटल रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व वो तो लेना ही लेना है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। अगर यहीं पर परचेज मेथड होता तो हम सन्ड्री एसेट बुक वैल्यू से नहीं लिखते, अग्रीड वैल्यू से जितने पे लिया उतने पे। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने से, जो उसकी अग्रीड वैल्यू उतने से लेंगे। और टू स्टैट्यूटरी रिजर्व सेकंड एंट्री में नहीं लेंगे, टू बिजनेस परचेज लिख देंगे। क्लियर है। अब जो एक्सेस पेमेंट होता है तो वो किस में जाएगा, गुडविल, और अगर शॉर्ट पेमेंट होता है तो वो प्रॉफिट माना जाएगा और वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मान के कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। अब अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में तो सेकंड एंट्री के साथ ही आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व ले लिया तो अब कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। लेकिन परचेज मेथड में आपने सेकंड एंट्री में स्टैट्यूटरी रिजर्व लिया नहीं, तो अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको लाने हैं तो उस केस के अंदर आपको एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब इस अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या कहा गया कि यह भी एक है रिजर्व अकाउंट है, लेकिन ये नेगेटिव रिजर्व अकाउंट है। इसको अलग से रिजर्व के साथ में लिखना होगा और उसको माइनस के रूप में लिख के उसको शो करना होगा,
तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्टैच्यूटरी रिजर्व जितने से आएंगे उतने का अमालगमेशन एडजस्टमेंट भी आएगा। तो क्या सर सेट ऑफ कर दें, नहीं, सेट ऑफ का मना किया उन्होंने कहा स्टैच्यूटरी रिजर्व लिखो, लेस अमालगमेशन एडजस्टमेंट लिख दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव अमालगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव रिजर्व हो गया, ठीक है, उनको एडजस्ट करके लिखेंगे। और एज 26 वगैरह सारे अब जो मना करते हैं कि कोई भी फिक्टिव एसेट आप नहीं लिखोगे, कोई भी रिजर्व जो वो डेबिट साइड में नहीं लिखोगे। शेड्यूल 3 भी मना कर देता है, कोई भी रिजर्व जो वो एसेट साइड के अंदर नहीं लिखोगे। अगर रिजर्व माइनस में चले जाते हैं टोटल, तो भी आप इस लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड के अंदर ही लिखोगे। क्लियर है? तो एक तो आपकी ये बात होगी। उसके अलावा जो है, अब जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो कैपिटल रिजर्व और फ्री रिजर्व होगा, उससे दो चीज़ें और एडजस्ट हो सकती है। एक तो अगर अनरियलाइज प्रॉफिट है तो वो, अगर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट है तो किससे एडजस्ट होंगे, अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व से, नहीं तो फ्री रिजर्व से। ठीक है, सेकंड एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो तो कैपिटल रिजर्व से, अगर नहीं हुआ कैपिटल रिजर्व से तो फ्री रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जो ट्रांसफर कंपनी का खुद का फ्री रिजर्व, क्योंकि अब तो सेकंड एंट्री करने के बाद तो जो ट्रांसफर कंपनी में से जितना लिया वो भी अब ट्रांसफर कंपनी का बन चुका है। और एक उसके अलावा अगर कोई लिक्विड अमालगमेशन के वक्त कोई एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो वो भी किससे होगा, कैपिटल रिजर्व और फ्री रिजर्व से एडजस्ट होगा। वहीं पर अगर परचेज मेथड है तो किससे होगा, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। सेकंड एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ तो कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट होगा, और अगर सेकंड एंट्री में गुडविल ही क्रिएट हुआ तो गुडविल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट होगा, क्यों? कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया और यहाँ पर क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व टू कैश और कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, तो उसको एडजस्ट करोगे। इसीलिए मैंने वर्ड क्या कहा कि या तो कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करोगे या गुडविल में ऐड करोगे। और इस केस के अंदर अगर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट है तो या तो कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करोगे या फ्री रिजर्व से एडजस्ट करोगे। अल्टीमेटली रिजर्व का बैलेंस नेगेटिव होता है। क्लियर? तो अब एक बार इसके अकाउंटिंग वाला पोर्शन है जो, और अच्छे से ध्यान से अकाउंटिंग वाला पोर्शन है जो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के हिसाब से देखिएगा लेक्चर, और वहाँ पर जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने पूरी अकाउंटिंग का जो डिस्कस कर रखी है, तो वो अकाउंटिंग वाला पार्ट एक बार देख लीजिए। वो अकाउंटिंग पूरी एज 14 के हिसाब से बताइए। ठीक है, अकाउंटिंग के अलावा बहुत कम ही पार्ट है। एक तो ये 5 कंडीशन होगी और उसके अलावा 1-2 बातें और है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर जो है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का सेम करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग करनी होगी। ठीक, बाकी कंसिडरेशन हमने बात कर चुके हैं, वहाँ पर अच्छे से डिटेल बात कर चुके हैं, नेट असेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, और उसके बाद में एडजस्टमेंट टू रिजर्व वगैरह वो सारा अकाउंटिंग में वहाँ देख लीजिएगा। बस ये देख लीजिए अगर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है तो उस केस के अंदर देखो, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो वो उसका बैलेंस जो वो नेगेटिव होगा, लेकिन रिजर्व के अंदर अलग से उसको शो करना होगा ताकि उसके रीडर को समझ आ जाए। अब एक बात ये समझ लीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन अमालगमेशन। अब गुडविल के आप टोटल जो है वो 3 एडजस्टमेंट देखोगे। एक होता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो एज 26 में पढ़ोगे। इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है वो आप अपने बुक के अंदर नहीं लिख सकते। उसका कारण ये है क्योंकि कोई भी इंटेंजिबल एसेट आप अपने बुक के अंदर तभी लिख सकते हो जब कॉस्ट मेजरेबल हो, और एज 26 कहता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल में कॉस्ट जो है वो मेजरेबल नहीं मानते। रीज़न ये है क्योंकि अब हमने कितना पैसा खर्च किया गुडविल क्रिएट करने के लिए, ये पता कर पाना मुश्किल है, तो इस वजह से एज 26 इंटरनली जनरेटेड गुडविल का मना करते हैं। उसके अलावा एक गुडविल होती है जिसे हम कहते हैं परचेज गुडविल, कि अगर हमने किसी की गुडविल परचेज किया तो वह नॉर्मल एसेट की जैसी होगी और उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, और एक होती है आपकी अमालगमेशन की वजह से क्रिएट की हुई गुडविल। अमालगमेशन की वजह से क्रिएट की हुई गुडविल पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के अंदर तो होगी नहीं, वह किसके अंदर होगी, मर्जर के अंदर ही होगी। एक सेकंड, हाँ, जो अमालगमेशन की वजह से गुडविल क्रिएट होगी वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में तो होगी नहीं, वो किस में होगी, सिर्फ और सिर्फ मर्जर के अंदर ही होगी। क्लियर है, ये बात तो समझ आ चुकी है। ठीक है, अब देखिएगा दोनों बात समझिएगा। एक जो कंपनी हमने खरीदी ट्रांसफर कंपनी, उसकी बुक के अंदर पहले से गुडविल थी। हम उस गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, उस गुडविल को उन्होंने क्या किया, एक्वायर किया। हम उस गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुडविल की बात कर रहे हैं जो इस अमालगमेशन की वजह से क्रिएट हुई है। समझ पा रहे हो बात? सपोज ट्रांसफरर कंपनी ने किसी से गुडविल परचेज की थी और वो उसकी बुक के अंदर थी, और वो गुडविल जो उसने क्या किया, मर्जर मेथड के अंदर जब एसेट ली तो उस गुडविल को भी उसने सपोज एक्वायर किया। तो हम उस गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परचेज मेथड के अंदर जो सेकंड एंट्री में एक्सेस पेमेंट की वजह से जो अमाउंट हमने गुडविल में ट्रांसफ़र किया, जो अमालगमेशन की वजह से कहा जाता है कि ये अमालगमेशन की वजह से क्रिएट हुई है गुडविल। ठीक है, और जिसमें से अगर कुछ हमने एक्सपेंस का पेमेंट किया तो वो उससे बड़ा है गुडविल का अमाउंट, और हमने उसमें से कुछ अगर
अनरियलाइज प्रॉफिट हटाया है स्टॉक रिजर्व का, तो उसकी वजह से गुडविल का अमाउंट बढ़ा है। तो अल्टीमेटली यह जो गुडविल है परचेज मेथड के अंदर जो ये गुडविल क्रिएट हुई है अमालगमेशन के अकाउंटिंग की वजह से, हम उस गुडविल की बात यहाँ कर रहे हैं। क्लियर है? परचेज गुडविल की इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात नहीं है। परचेज गुडविल या इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात हम कहाँ से करेंगे? देश 26 में। यहाँ हम कर रहे हैं अमालगमेशन की वजह से जो क्रिएट हुई गुडविल उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसको हमें क्या करना होगा? अमोर्टाइज करना होगा ओवर ए पीरियड। उस गुडविल को हमें जो अमालगमेशन की वजह से क्रिएट हुई है उसको हमें क्या करना होगा? अमोर्टाइज करना होगा नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा में नहीं। मतलब कम ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने पीरियड के अंदर उसे राइट ऑफ करना होगा? अमोर्टाइज करना होगा 5 साल में। अनलेस ए समवॉट लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा साल, 5 साल से ज़्यादा सालों तक इस गुडविल का हमें इफेक्ट मिलेगा, हमें फ़ायदा मिलेगा और उसे आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो 5 साल से ज़्यादा में हम अमोर्टाइज कर सकते हो। बाकी नॉर्मल जो क्राइटेरिया वो क्या है कि 5 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ कर दीजिए। फैक्टर विच मे बी कंसिडर्ड इन एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन अमालगमेशन इंक्लूड द फोर्सेबल लाइफ ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। वो कह रहा है गुडविल को अमोर्टाइज करने के लिए किन किन फैक्टर को देखोगे कि बिजनेस कितने टाइम चलेगा, इंडस्ट्री कितने टाइम चलेगी। द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, चेंज इन डिमांड एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर। ये नॉर्मली हम सारी चीज़ों में यही देखेंगे भाई, कोई भी एसेट या कोई भी किसी का फ़ायदा कितना टाइम मिलेगा, तो वो बिज़नेस कितना टाइम चलेगा, वह इंडस्ट्री कितने टाइम चलेगी, ठीक है, उसका ऑब्सोलेंस कितना होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये कुछ फैक्टर बताए कि ये ध्यान रखिएगा जिनके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा गुडविल को कितने साल में राइट ऑफ करना। नॉर्मली 5 साल में। अगर आपको इन फैक्टर को देखने के बाद लगता है 5 से ज़्यादा साल तक गुडविल का इफेक्ट आपको मिलेगा, तो आप उससे ज़्यादा साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हो। द सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ key individual and group of employees, expected action by competitor or potential competitor, legal, regulatory और contractual provision affecting the useful life। ये उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए कि इनका ध्यान रख दीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके बारे में हम अकाउंटिंग में पूरा बात कर चुके हैं कि कब कब क्या क्या एडजस्टमेंट होगा। बाकी डिस्क्लोजर आप इसका देख लीजिएगा और इसमें कुछ खास बात है नहीं। बस एक ये छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए, अमालगमेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर बैलेंस शीट डेट के बाद में अगर अमालगमेशन होता है तो उस केस के अंदर एस 4 के हिसाब से जो बात करता है कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, उसके हिसाब से क्या एडजस्टमेंट होगा उसके बारे में भी यहाँ उन्होंने बात की। व्हेन एन अमालगमेशन इज अफेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द issuance of financial statement of either party to amalgamation, disclosure is made accordance with AS 14। वो कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो उसके बीच में अगर अमालगमेशन हुआ तो AS 4 के हिसाब से आप डिस्क्लोजर दीजिएगा। कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट द अमालगमेशन इज नॉट कॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अमालगमेशन के हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्क्लोजर दे दीजिएगा। In certain circumstances, the amalgamation may also provide additional information affecting the financial statement themselves, for instance by allowing the going concern assumption to be maintained। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से, इस अमालगमेशन की वजह से गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगी क्योंकि ट्रांसफर कंपनी सपोज वो ख़त्म हो जाएगी, तो उस केस के अंदर आप यह बात भी आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा परचेज कंसिडरेशन क्या है, 2-3 छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, वैसा बड़ी बात नहीं पर कर लेते हैं। ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड ऑन अप्रैल 1, 2017 द डिस्चार्ज कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस एज फॉलो। इस तरीके से किया है। इश्यू 42,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। 42,000 10 रुपये वाले, तो ये 42,000 इंटू 10 4,20,000। इश्यूड फुल्ली पेड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,70,000 के, और जिसको 10% प्रीमियम पे करेंगे, मतलब 170 प्लस 10%, मतलब ये हो गया 17,000, 1,87,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट करते हैं इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड। क्या डिबेंचर को जो पेमेंट करते हैं वो आपका परचेज कंसिडरेशन में आएगा क्या? नहीं, नेट पेमेंट के अंदर नेट पेमेंट टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों का मिला के परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। Illustration second, A Limited and B Limited were amalgamated on and from 1st April 2017 the new company C Limited was formed to take over the business of existing company. The summarized balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March 2017 are as follows। इस तरीके से दे रखी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी, आपको ट्राई कर लीजिएगा, बस मैं इसके पॉइंट है जो डिस्कस कर लेता हूँ।
10% डिबेंचर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय सी लिमिटेड इशूइंग सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिबेंचर ऑफ 100 इज सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब उनके जो 10% के डिबेंचर होल्डर है ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड के, उनको इतने दे देंगे ताकि उनका क्या हो, बराबर इंटरेस्ट है जो बना रहे। तो अभी इसका 60 पे 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आता है 6, इसका 30 पे 10% के हिसाब से 3, बाद में कितने वाले 15%, तो डिवाइडेड बाय 15% डिवाइडेड बाय 15%, तो ये इतने के डिबेंचर जो है इश्यू करने होंगे। कहाँ है कैलकुलेटर, कहाँ है भाई, मिलना मुश्किल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 15%, 15%, ठीक है। क्या परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा बनेगा क्या? नहीं, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट है। प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 कंपनी आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ सी लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 150 पर शेयर। वो क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम उतने ही प्रेफरेंस शेयर देंगे जितने उनके पास प्रेफरेंस शेयर है पहले से, और वो कितने वाले, तो इसमें कितने 3 और इसमें कितने 2, ठीक है। और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का 150 का, 150 दो कैसे आ गए, 300 है, 100 का है तो 3 इन लेक है या जो भी है, तो 3 इंटू 150 और 2 इंटू 150 इतना प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर देंगे। सी लिमिटेड विल इश्यू 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड एंड उसके अलावा 4 इक्विटी शेयर ऑफ ईच इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड। सी लिमिटेड क्या करेगी, 5 इक्विटी शेयर देगी फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड एंड 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में जिसके पास 1 है उसके लिए 4 और ए में जिसके पास 1 है उसके लिए 5, ठीक है। दिस शेयर आर टू बी इशूड एट 30 पर शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 4 मोर ईयर, ठीक है, उसको 4 साल और रखना है। आपको करना ऑन द बेसिस ऑफ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो यह क्या हो जाएगी, इसके लिए एंट्री अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुटरी, ठीक है। बैलेंस शीट बनानी, बाकी तो परचेज कंसिडरेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि अमालगमेशन चैप्टर पूरा कवर कर रखा है, ठीक है। और हाँ, ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसका रिजर्व का जो बैलेंस है वो किस तरीके से शो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है। ये जो स्टेचुटरी रिजर्व जो आपने लिया है उसमें से अमालगमेशन एडजस्टमेंट जो है वो यहीं पर क्या होगा, माइनस के रूप में शो हो जाएगा। पहले ये कहाँ पर होता था, असेट साइड में होता था, लेकिन अब जो मना कर रखा है, अब इसको यहीं पर एडजस्ट करेंगे। क्लियर? इसके साथ आपका ये यह एस भी कम्प्लीट होता है, ठीक है। इस एस में ज़्यादा कुछ करने को था ही नहीं क्योंकि हमने इसकी अकाउंटिंग है जो अमालगमेशन की पढ़ ही रखी थी, तो ज़्यादा अपने पास कुछ था नहीं, लेकिन जितना था हमने डिस्कस किया। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पास अगर मेरा मोबाइल नंबर नहीं है तो 9602118772 पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अल्टीमेटली जो आपके काम आएगा वो ना मेरा पढ़ाया काम आएगा, ना किसी और फैकल्टी का पढ़ाया हुआ काम आएगा। अल्टीमेटली आपके काम आएगा आपकी की हुई प्रैक्टिस। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठे पढ़ रहे हैं, तो उस केस के अंदर मेरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप उतना ही सिंसियरली स्टडी कर रहे हैं जितना आप क्लासेज के अंदर करते हैं, ठीक है। आप अपना 100% फोकस कीजिएगा, 100% दीजिएगा एफर्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको आराम से एग्जामिनेशन जो वो बहुत आराम से मिल जाएगी। एग्जामिनेशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अगर हम टीम सी अगर 30 का बैच चला के उसमें से 28 का एग्ज़ाम क्लियर करवा सकती है और 28 के एग्जामिनेशन दिलवा सकती है। 28 के अकाउंट और कॉस्ट दोनों में एग्जामिनेशन थे, फर्स्ट ग्रुप का जो 30 का बैच था, तो इसका मतलब ये तो काफ़ी आसान है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्जामिनेशन किस तरीके से लाएं, बहुत आसानी से ला सकते हो। बस आप जितना हो इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे फोकस करें, इसका मटेरियल जो कवर करते जाएं। अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन चाहिए, आपको एडिशनल क्वेश्चन के लिए भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आप सीधा जाइए ICAI बॉस नॉलेज पोर्टल पे, वहाँ पर ओल्ड कोर्स के अंदर चले जाइए, वहाँ पर ये चैप्टर है, उसके अंदर स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन है। अगर जब लेकिन वो तब कब करोगे, जब आप ये कंप्लीट करने के बाद में RTP मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के बाद में आप वहाँ पर जाकर भी एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? तो आप जितना हो सके किसी और टीचर के, कोई भी टीचर, मैं किसी का ऐसा नहीं कह रहा कि वो सही नहीं, अब सब अपने अपने हिसाब से बढ़िया ही कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन किसी टीचर या किसी फैकल्टी के आप नोट्स लो, उससे अच्छा इंस्टीट्यूट के नोट्स से पढ़िए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन सुधरेगा, वैसा रहेगा जैसा इंस्टीट्यूट चाहती है, ठीक है। और अल्टीमेटली मार्क्स के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट नॉर्मली क्या करती है, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रही है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि भाई इन्हीं में से पेपर बनना है, तो आप इन्हीं को फोकस कीजिए, दूसरों पे फोकस कर, दूसरे क्वेश्चन फोकस करने की जगह आप इन पे फोकस ज़्यादा कीजिए। क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो शेयर करते रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, सीखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा भाई, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट भी है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और पेपर हार्ड रहेगा तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा, और सबके मार्क्स जो वो अच्छे आने चाहिए, इसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।